नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स, आपको हाइपोथेसिस के बारे में समझाऊंगी। प्राकल्पना क्या है? प्राकल्पना, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसकी विशेषताएं क्यों हैं? क्योंकि जब हम अनुसंधान करते हैं सोशल साइंसेज में, सोशियोलॉजी में रिसर्च की जाती है, तो हमें बहुत सारे इसके एस्पेक्ट्स को भी समझना पड़ता है। तो प्राकल्पना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है जिसको सोशल साइंस की रिसर्च में समझना आवश्यक है। प्राकल्पना, दो वर्ड यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं, प्रा प्लस कल्पना। प्रा मतलब प्रारंभिक और कल्पना मतलब विचार। तो वह विचार जो हमें अनुसंधान से पूर्व में आता है प्राकल्पना का रूप लेता है। अर्थात कि हम ये पहले ये सोचते हैं कि हम अपनी रिसर्च में क्या देखना चाहते हैं, क्या अनुसंधान करना पड़ता है, क्या पूर्वानुमान हम लगा लेते हैं, वही प्राकल्पना होती है। इसमें प्राकल्पना का परीक्षण किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण समाजशास्त्रियों ने इसको अलग अलग तरह से परिभाषित किया है। पीवी यंग के अनुसार एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है कार्यवाहक प्राकल्पना माना जाता है। तो मतलब हमारे दिमाग में जो पूर्व में थॉट आया था कि जिसके आधार पर हम अपनी रिसर्च को करेंगे, रिसर्च प्रारंभ करेंगे या परिणाम तक पहुंचेंगे, तो वह जो खोज का आधार बनता है वही प्राकल्पना कहलाता है। गुडे एवं हट के अनुसार प्राकल्पना एक ऐसी मान्यता होती है जिसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए उसका परीक्षण किया जा सकता है। अर्थात प्राकल्पना को परीक्षित किया जाता है, टेस्ट किया जाता है कि क्या ये सही है या ये गलत है। तो प्राकल्पना एक प्रारंभिक विचार है, आधार है, जो सामाजिक तथ्यों एवं घटनाओं की खोज करने, उनके विषय में ज्ञान प्राप्ति हेतु प्रेरणा प्रदान करता है। कोई अनुसंधानकर्ता किसी प्राकल्पना के बिना सामाजिक अनुसंधान में आगे नहीं बढ़ सकता। उसको कोई ना कोई प्राकल्पना पूर्व में अपना विचार, थॉट लाना पड़ता है, तभी वह उसके माध्यम से आगे बढ़ता है। अब जब हमने समझ लिया कि प्राकल्पना क्या है, प्राकल्पना एक पूर्व विचार है जिसके आधार पर रिसर्च की जाती है और रिसर्च में हम इस विचार को परीक्षित करते हैं, टेस्ट करते हैं। यह सही भी हो सकता है और गलत भी। तो अब हम जानते हैं कि प्राकल्पना की विशेषताएं क्या है। पहली है अवधारणात्मक स्पष्टता। प्राकल्पनाएं पूर्ण रूप से स्पष्ट होनी चाहिए, भाषा की दृष्टि से भी और अवधारणा की दृष्टि से भी, क्योंकि जब शब्द स्पष्ट होंगे, अवधारणाएं स्पष्ट होंगी, तभी हम रिसर्च कर पाएंगे। हमें रिसर्च के अंदर कोई भ्रम नहीं होगा। इसलिए इसकी जो मुख्य विशेषता है कि एक प्राकल्पना में अवधारणात्मक स्पष्टता होनी चाहिए, क्योंकि अस्पष्ट प्राकल्पनाओं से परिणाम भी अस्पष्ट ही आते हैं। नेक्स्ट है विशिष्टता तथा यथार्थता। प्राकल्पना को अध्ययन विषय के विशिष्ट पक्ष से संबंधित होना चाहिए। जिसका भी हम रिसर्च कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उसके किसी एक विशिष्ट पक्ष से संबंधित होनी चाहिए और साथ ही यथार्थता से उसका संबंध होना चाहिए, यथार्थता से वो जुड़ी होनी चाहिए। इसीलिए जब प्राकल्पना पूर्णतया निश्चित विशिष्ट होती है तो ही सुविधाजनक रूप से हम अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रयोग सिद्धता। प्राकल्पनाओं में इस प्रकार की अवधारणाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे कि उनकी सत्यता की जांच की जा सके, उनको वास्तविक तथ्यों के आधार पर जांच सके। अतः प्राकल्पनाएं प्रयोग सिद्ध होनी चाहिए। प्राकल्पनाओं में ऐसे तथ्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए जिनको जांचा जा सके। इसकी नेक्स्ट विशेषता है उपलब्ध प्रविधियों से संबद्ध। प्राकल्पना का निर्माण करते समय यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसकी सत्यता की परख उपलब्ध प्रविधियों से संबंधित होनी चाहिए, जुड़ी हुई होनी चाहिए, और तभी हम प्राकल्पना को अच्छी प्राकल्पना मान सकते हैं। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता को उपलब्ध प्रविधियों की जानकारी हो। जो भी प्रविधियां उपलब्ध है, अनुसंधानकर्ता उनके बारे में जानता हो।
प्राकल्पना की नेक्स्ट विशेषता है सरलता। प्राकल्पना को सरल और प्रसंग के अनुरूप होना भी आवश्यक है। श्रीमती यंग के अनुसार यदि अध्ययनकर्ता गहन रूप से अपनी समस्या से परिचित है, सूझबूझ रखता है, तो सरलता पूर्वक प्राकल्पना का निर्माण कर सकता है और सरल प्राकल्पनाओं की जांच करना भी आसान होता है। नेक्स्ट है सिद्धांत समूह से संबंधित। प्राकल्पना किन्हीं पूर्व सिद्धांतों से संबंधित भी होनी चाहिए, तभी उसमें निरंतरता बनी रहती है। नवीन तथा पृथक प्राकल्पनाएं वैज्ञानिक प्रकृति का तीव्रता पूर्वक पुष्टि करने में थोड़ी कम उपयोगी होती है कि जो बिल्कुल ही नई है, किसी से संबंधित नहीं है, उनकी जांच करना थोड़ी मुश्किल होता है। तो प्राकल्पनाओं को सिद्धांत समूह से संबंधित भी होना चाहिए। तो हमने देखा प्राकल्पना जो एक पूर्व विचार है सिद्धांत निर्माण का, रिसर्च का, उसको यदि एक अच्छी प्राकल्पना है तो उसमें कुछ ये विशेषताएं होनी चाहिए, तभी हम उन्हें अच्छी प्राकल्पनाएं कह सकते हैं। अवधारणात्मक स्पष्टता, विशिष्टता एवं यथार्थता, प्रयोग सिद्धता, उपलब्ध प्रविधियों से संबंधित, सरलता, सिद्धांत समूह से संबंधित। यदि ये सारे गुण किसी प्राकल्पना में पाए जाते हैं तो उसको हम अच्छी श्रेणी की प्राकल्पना कहते हैं। प्राकल्पना उत्पन्न कहाँ से होती है? प्राकल्पनाओं के उद्गम स्रोत। हम कहाँ से प्राकल्पनाओं का उद्गम मान सकते हैं? कहाँ से हमें ये विचार आते हैं कि हमें अपनी रिसर्च को ये अंजाम देना है या इस तरह से अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाना है? तो इसके दो प्रकार हो सकते हैं, एक निजी और एक बाह्य, कि अपने स्वयं के विचार, अपने दृष्टिकोण, अपनी अंतर्दृष्टि, ये प्राकल्पना के स्रोत हो सकते हैं। और बाह्य में जैसे अपनी परिस्थितियाँ, साहित्य, अन्य होने वाले एक्सपेरिमेंट्स, ये सब हमें एक नए अध्ययन की ओर प्रेरित करते हैं। तो प्राकल्पनाओं के दो स्रोत तो हो ही सकते हैं, निजी और बाह्य। एक अपना पर्सनल इंट्यूशन, पर्सनल इंटरेस्ट, और दूसरा हमारी बाहर की परिस्थितियाँ। लेकिन इसके अतिरिक्त लुंडबर्ग ने एक उपयोगी प्राकल्पना की खोज कविता, साहित्य, दर्शन, समाजशास्त्रीय साहित्य, इनमें भी करने के बारे में बताया है। गुडे एवं हॉट ने प्राकल्पना के 4 स्रोत बताए हैं: सामान्य संस्कृति, वैज्ञानिक सिद्धांत, समरूपताएं और व्यक्तिगत अनुभव। तो अब हम पढ़ेंगे प्राकल्पनाओं के प्रमुख स्रोत। कौन से स्रोत हैं जिनसे प्राकल्पनाओं का निर्माण होता है? फर्स्ट है सामान्य संस्कृति। प्रत्येक समाज की अपनी एक संस्कृति होती है। उसके सदस्यों को रहन सहन, खान पान, सब की एक विशेष शैली होती है। उनके नियम एक अलग होते हैं, पर उनमें एक रूपता पाई जाती है जो कि एक सामान्य संस्कृति का निर्माण करती है। तो ये सामान्य संस्कृति प्राकल्पना निर्माण में, प्राकल्पना के विकास में मार्गदर्शन प्रदान करती है। और सामान्य संस्कृति के अंतर्गत हम इन 3 बातों को ले सकते हैं: सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक चिन्ह, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन। तो सबसे पहले हम लेते हैं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। जिस सामान्य सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से विज्ञान का विकास होता है, वह संस्कृति स्वयं ही प्राकल्पना निर्माण के लिए विभिन्न स्रोत उपलब्ध करा देती है। देख रहे हैं हम कि एक देश में, एक परिस्थिति में एक सामान्य संस्कृति का डेवलपमेंट होता है। लोग एक जैसा खान पान, विचार और वेशभूषा की शैली रखते हैं, तो वहाँ पर एक अलग तरह की पृष्ठभूमि का विकास होता है। तो जैसे हम सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हमारी होती है, वैसे ही विचार, वैसे ही थॉट हमें मिलते हैं और वह हमें एक रिसर्च का मार्गदर्शन प्रदान करती है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक चिन्ह। इसके अंतर्गत किसी समाज के लोक ज्ञान के विभिन्न अंग जैसे लोक विश्वास, मान्यताएं एवं निषेध, लोक साहित्य, लोक कथाएं, लोकगीत, ये जो हैं ये विभिन्न आधार बनते हैं हमारी रिसर्च के। इनके आधार पर
प्रचलित सामान्य अभिव्यक्तियों की सत्यता का वैज्ञानिक परीक्षण संभव हो पाता है। तो इनको भी प्राकल्पना निर्माण में हम मान सकते हैं, प्राकल्पना निर्माण में हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन। सभी समाज और संस्कृति की प्रकृति अलग अलग होती है, गतिशील होती है, समाज में परिवर्तन आते रहते हैं और यह परिवर्तन भी प्राकल्पना निर्माण में योगदान देते हैं। तो हमने देखा कि सामान्य संस्कृति प्राकल्पना निर्माण में अपनी भूमिका निभाती है 3 प्रकार से: सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक चिन्ह, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट है जो जिनसे हमें प्राकल्पना निर्माण में उद्गम होता है, जिनसे प्राकल्पना निर्माण में मदद होती है, वैज्ञानिक सिद्धांत। बहुत सी प्राकल्पनाओं का निर्माण पूर्व प्रचलित वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर होता है। प्रत्येक विज्ञान में विभिन्न विषयों से संबंधित सामान्यीकरण प्रचलित होते हैं और इसके अंतर्गत जो पूर्व में प्रचलित अनुभव हैं, वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, उनसे प्राकल्पनाओं के निर्माण में मदद मिलती है। वे प्राकल्पनाओं के स्रोत माने जा सकते हैं। नेक्स्ट है समरूपता। 2 विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली समरूपताओं के आधार पर भी प्राकल्पनाओं का निर्माण होता है। जैसे हम देखते हैं कि जूलियन हक्सले के विचार में किसी विज्ञान की प्रकृति के संबंध में सामाजिक अवलोकन प्राकल्पनाओं के आधार बनते हैं। जब हम देखते हैं कि इन 2 चीज़ों में समानता है, ये एक जैसी परिस्थिति में इस तरह की घटनाएं घटती हैं, तो वे भी प्राकल्पना निर्माण में मदद करती हैं। विशेष प्रकार के व्यवहार, कुछ विशेष प्रकार के परिस्थितियाँ, कुछ विशेष प्रकार के परिणामों की ओर ले जाती हैं। अतः समरूपताएं भी उपकल्पनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत अनुभव। व्यक्तिगत अनुभव, ये हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि निजी तौर पर भी प्राकल्पनाओं का निर्माण होता है। व्यक्ति अपने विचारों के आधार पर, अपनी दृष्टिकोण के आधार पे, अपनी इंट्यूशंस के आधार पे भी प्राकल्पनाओं का निर्माण करता है। एक कुशल अनुसंधानकर्ता अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर जिन सामाजिक समस्याओं को अपने दैनिक जीवन में देखता है, उनके प्रति अपने दृष्टिकोण के आधार पर अनेक घटनाओं के संबंध में उपकल्पनाओं का निर्माण कर लेता है और जो परिवर्तन वह देखता है परंपरागत व्यवहारों में, उसके आधार पर भी उपकल्पनाएं बनाता है। उपकल्पना का नेक्स्ट उद्गम स्रोत है अंतःप्रज्ञा, इंट्यूशन। अनेक प्राकल्पनाओं का आधार मानव की अंतरात्मा की आवाज भी होती है। जीवन की अनेक घटनाओं के प्रति हमारे निष्कर्ष अंतर्दृष्टि पर ही आधारित होते हैं और हम जनरली सुनते हैं कि ऐसा मुझे विचार आया, मेरे मन ने ऐसा कहा। तो जब हम कभी प्राकल्पनाओं का निर्माण करते हैं तो कभी कभी अपनी इंट्यूशन से भी कर लेते हैं। नेक्स्ट है अनुसंधान एवं साहित्य। कई बार व्यक्तियों द्वारा जो अनुसंधान किए जाते हैं, साहित्य पढ़ा जाता है, उसके आधार पर भी प्राकल्पनाओं का निर्माण होता है। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने साहित्य, कविता, अनुसंधान, इनको प्राकल्पना के उद्गम स्रोत के रूप में स्वीकार किया है। एंड नेक्स्ट है सामाजिक असमानताओं में वृद्धि। तो वर्तमान में सामाजिक असमानताओं में बहुत वृद्धि होती जा रही है, एक रूपता समाप्त होती जा रही है। इसके स्थान पे अनेकताओं ने, असमानता ने उस स्थान को ले लिया है। तो वर्तमान में प्राकल्पनाओं के निर्माण में सामाजिक असमानताएं भी जिम्मेदार हैं। गरीब, अमीर, व्यक्ति, समूह, समाज एवं देश एक दूसरे में बहुत सारे परिवर्तन हम देख रहे हैं और इसके कारण और इसके परिणाम के आधार पे जो विचारों में परिवर्तन आ रहा है, वह भी प्राकल्पना निर्माण के लिए हमें मार्गदर्शन प्रदान करता है। व्यक्ति की उम्र, शिक्षा, अनुभव, कार्यक्षमता आदि में होने वाले नवीन परिवर्तनों से भी उपकल्पनाएं बनती हैं, उपकल्पनाओं का जन्म होता है। तो इस प्रकार हमने देखा
कि प्राकल्पनाओं का निर्माण सामान्य संस्कृति के हमने 3 उद्गम स्रोत पढ़े थे: सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक चिन्ह और सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन, वैज्ञानिक सिद्धांत, समरूपताएं, व्यक्तिगत अनुभव, अंतःप्रज्ञा, अनुसंधान एवं साहित्य, सामाजिक असमानताओं में वृद्धि से प्राकल्पनाओं का निर्माण होता है। प्राकल्पनाएं विभिन्न आधारों पर निर्मित होती हैं, जन्म लेती हैं और रिसर्च में मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। प्राकल्पना क्या है? प्राकल्पना एक विचार है जिसके आधार पर रिसर्च आगे बढ़ती है, एक चिंतन है, एक पूर्व विचार है, प्रारंभिक विचार है जो हमें रिसर्च में मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसकी विभिन्न विशेषताओं के बारे में और इसके उद्गम स्रोत के बारे में आज के वीडियो में हमने स्टडी किया है। बिना उपकल्पना के हम रिसर्च को इतना सरलता से, इतनी सटीकता से नहीं कर सकते, इसीलिए सामाजिक अनुसंधानों में उपकल्पना एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। आप सभी को हाइपोथेसिस, इसको उपकल्पना भी कहते हैं, प्राकल्पना भी कहते हैं, समझ में आया होगा। आगे के वीडियो में हम इसके महत्व, इसकी सीमाएं के बारे में स्टडी करेंगे। आप ज़रूर से ये वीडियो देखें और अपने ज्ञान में वृद्धि करें। थैंक यू सो मच।